मित्रों, ज्ञानदीप आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक के रूप में डीसी समानांतर परिपथ। ठीक है, डायरेक्ट करंट समानांतर परिपथ कैसे होता है और उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं या कैसे उसको संयोजन किया जाता है, धारा क्या होगी, उसमें वोल्टेज क्या होंगे या एम्पियर क्या होंगे या प्रतिरोध की क्या स्थिति होगी, इन सब का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं समानांतर परिपथ में। डीसी समानांतर परिपथ, यहाँ पे आपके सामने कुछ एनिमेशन दिखाए गए हैं जो कि एक समानांतर परिपथ की स्थिति को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस जो आपके समानांतर परिपथ में दिखाए गए हैं, ये आपका वोल्ट मीटर है और इन तीनों में I1, I2, I3 धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सर्किट का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। वो क्या है कि ये सब चीजें जो हैं आपकी समानांतर में जुड़ी हुई हैं, यानी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 जो आपके समानांतर में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा कि जब हम समानांतर परिपथ में जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग धारा का बंटवारा हो जा रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपका कम है, जिसके कारण जो है प्रतिरोध धारा जो है यहाँ पर अधिक आ रही है और यहाँ पर जो है आपका धारा कम हो जा रही है और यहाँ पर धारा उसी हिसाब से अलग हो जा रही है, यानी जो धाराएं हैं वह बंट जा रही हैं। ठीक है, धाराएं जो हैं वो आपकी डिवाइड हो जा रही हैं। बात समझ रहे होंगे, मतलब समानांतर प्रतिरोध में धारा सब में समान नहीं होगी समानांतर श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ पर जब हम समानांतर श्रेणी क्रम की बात करें डीसी करंट में तो वोल्टता यानी सप्लाई जो है इसमें सभी में समान होती है। कहने का मतलब ये है, पहली बात अगर हम गौर करें तो हमें मिलता है कि अगर V वोल्ट यहाँ पर दिया जा रहा है सप्लाई में, तो ये जो R1, R2, R3 है इसमें सब में वोल्टता जो है वो समान होगी। ठीक है, सब में V वोल्ट बहेगा, यानी अगर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है तो यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट और यहाँ पर भी 12 वोल्ट आपका होगा। ठीक है, तो सब में जो है आपका 12 वोल्ट की स्थिति होगी, लेकिन धारा में समानता नहीं होगी। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर पहला जो नियम आपके सामने निकल के आता है वो ये आता है V इक्वल V1 इक्वल V2 इक्वल V3। ठीक है, अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है तो सभी धाराएं सभी विभवांतर जो है, यानी इसके टर्मिनल के बीच जो विभवांतर है, इनके बीच विभवांतर और इनके बीच विभवांतर अगर हम वोल्ट मीटर से मापें वही होगा जो आपका यहाँ पर शो होगा। यानी अगर 12 वोल्ट यहाँ शो हो रहा है तो ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट आपका शो करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो विभवांतर है वह समानांतर श्रेणी में समान होता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में विभवांतर समान होता है। चलिए अगली बात हम लोग इसमें देखते हैं। धारा के मामले में धाराएं अगर हम निकालें, कैलकुलेट करें तो आपको इस बात का भी आकलन लग जाएगा कि V इक्वल आपका होता है IR। ठीक है, V इक्वल जो आपका होता है फार्मूला वो होता है IR। ठीक है, यानी अगर हम I की वैल्यू निकालें तो ये आपका होगा V/R। ठीक है, V/R, क्योंकि V यहाँ के लिए भी वही है जो आपका यहाँ के लिए है, यानी जो V1 है अगर हम इसकी जो विभवांतर है V1 मान लें, इसको V2 मान लें, इसको V3 मान लें, तो इस केस में अगर कहें तो V1/R1 होगा और इस केस में V2/R2 होगा और इस केस में V3/R3 होगा। ये धारा होगी, यानी I1 धारा ये होगी। लेकिन है क्या कि V1 जो है आपके V के बराबर है, इसलिए यहाँ पर V/R1 हो गया और यहाँ पर V/R2 हो गया और यहाँ पर V/R3 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि V1, V2, V3 तीनों जो है आपके बराबर हैं।
उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो I होगी, धारा होगा इन सब में, वो V/R1, V/R2, V/R3 होगा। ठीक है, यानी धाराएं समान नहीं हो सकती हैं। क्यों? रेजिस्टेंस जो इसका है R1 का है अगर अधिक है तो प्रतिरोध अधिक लगाएगा, और ऐसे स्थिति में धारा यानी कि V/R1 है 12 वोल्ट अगर दे रहे हैं, R1 100 ओम हो जाता है, तो वहां पर धारा का मान अपने आप घट जाएगा। यानी प्रतिरोध अधिक तो उसमें धारा कम पड़ेगी, अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा अधिक बहेगी। यानी समानांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस लगाते हैं तो वहां पर धारा का मान उसमें प्रयुक्त रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है, वोल्टता के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्टता यहां पर सभी में समान है। ठीक है, V1 वोल्टता, V2 V3 सब भी है, 12 वोल्ट दिए हैं तो 12 ही है। निर्धारण I का कौन कर रहा है? इसका रेजिस्टेंस। अगर R1 अधिक है तो धारा इसमें कम बहेगी, R1 कम है तो धारा अधिक बहेगी, यानी रेजिस्टेंस इसमें धारा का निर्धारण कर दे रहा है। बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हम टोटल धारा की बात करें, टोटल धारा की बात करें तो वो आपका यहां से निकल करके आती है I इक्वल, यहां पर अगर हम देखें टोटल धारा तो ये आपकी जो है निकल करके आती है क्या? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, या n तक लेके जाएंगे तो IN हो जाएगा। आप यहां से देख भी सकते हैं 2 एम्पियर की धारा ये डिवाइड हो जा रही है तीनों में, 2 एम्पियर की धारा डिवाइड हो जा रही है तीनों में। यहाँ पे आपका 1 एम्पियर, यहाँ पे 0.5, वहां पे 0.5 एम्पियर डिवाइड कर दिया, 1, 0.5, 1.5, 0.5, 2 हो गया। यानी टोटल धारा का मान जो है वो इसमें, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी टोटल धारा जो आपकी यहां से निकलेगी सभी पर I1, I2, I3, I4 के योग के बराबर होगी। ठीक है, यानी जो धारा है वह योग के बराबर होगी। ये बात आती है डीसी श्रेणी क्रम में, डीसी जो है समानांतर क्रम में। पहली बात क्या निकली डीसी समानांतर क्रम में? जो वोल्टता है सभी पर, R1 हो, R2 हो, R3 हो, सभी टर्मिनल्स पर जो वोल्टता है वह वही होगी जो सोर्स की वोल्टता है। यानी यहां से अगर हम बैटरी से 12 वोल्ट दे रहे हैं तो सब पे 12 वोल्ट होगा। दूसरी बात, जो धारा का निर्धारण हो रहा है वह इसके रेजिस्टेंस के ऊपर है, प्रतिरोध के ऊपर। अगर प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम बहेगी, प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक बहेगी। ठीक है, लेकिन सभी धारा, संपूर्ण धारा जो होती है वह तीनों धाराओं, अगर 3 प्रतिरोध लगे हैं तो 4 लगे हैं तो 4, तीनों धाराओं का योग, यानी R1 पर धारा, R2 पर धारा, R3 पर धारा, तीनों धाराओं का योग इस धारा जो आपकी संपूर्ण धारा है उसके बराबर होता है। यानी I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। ठीक है, वो आपका होता है। अगर यहां पर हम प्रतिरोध की बात करें, रेसिस्टेंस की बात करें, तो हम कैसे निकालेंगे? अब इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये चीजें बीच से हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो भी अपनी आपको बताया गया है वो याद रखिएगा, आगे इसका रेजिस्टेंस निकालने में भूमिका होगी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो सबका अलग है, तो परिणामी रेजिस्टेंस क्या होगा इस चीज को हमें निकालना है। ठीक है, सभी शाखाओं की वोल्टता आपने देखा वो समान है। ठीक है, और समानांतर परिपथ में जो सभी शाखाएं हैं उनमें प्रतिरोध में जो धारा का प्रवाह है, जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है वो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। रेजिस्टेंस अधिक, बाधा अधिक, धारा कम, यही हो रहा है। ठीक है, अगर हम कुल प्रतिरोध को R माने, कुल प्रतिरोध को R माने तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल IR, मतलब R इक्वल V बाई
आई, यही कहता है R इक्वल V बाई आई, ये कहता है। या आप कह सकते हैं I इक्वल V बाई आर, I इक्वल V बाई आर। V क्या है? प्रयुक्त बोल्टता है, यानी जो बोल्ट हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, अभी आपने हल किया है, संपूर्ण I जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये होता है IN के, या IN के होता है। अगर हम इसको I इक्वल V बाई आर के रूप में प्रकट करें, इसको रखें, तो I का मान हो जाएगा V बाई आर, और I1 अगर इसकी हम बात करें, इसमें बोल्ट वही है, समान है, V ही है, ठीक है। इसलिए यहां पर हो जाएगा V बाई R1 प्लस दूसरा I2 इसके लिए, तो यहां पर जो है V बाई R2 हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए विभवांतर समान है। और तीसरा जो हो जाएगा V बाई R3, कहां तक चलेगा? V बाई RN तक चलेगा। अब आप ऐसा करिए, सब में V की भाग दे दीजिए, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए, तो ऊपर से V जो है आपका खत्म हो जाएगा, बोल्ट हट जाएगा। तो मिलेगा क्या? 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आपका हो जाएगा 1 बाई RN। यानी कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध है, समानांतर श्रेणी में लगे हुए जितने भी प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों का संपूर्ण मान, उन प्रतिरोधों का संपूर्ण मान, जो संपूर्ण मान जो आपका टोटल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर है। यानी समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो टोटल प्रतिरोध निकल रहा है उसका उल्टा, यानी 1 बाई आर। इसमें जितनी भी शाखाएं हैं, उनमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है, उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये आपका होता है डीसी सर्किट का जो है समानांतर क्रम। यहां पर नोट याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहां पर जो है आपको कुछ चीजें याद रखनी, यहां पर एनिमेशन भी आपको ये दिखा दिया गया है कि, चलिए अभी आप इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ, ये सभी चीजें आपको हमने पहले ही बता दिया है। हाँ, इस पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम टोटल जो है आपका निकालें प्रतिरोध, ठीक है, टोटल प्रतिरोध, तो आपको पता ही है 1 बाई एन के बराबर होता है, ठीक है। 1 बाई आर के जो होता है, यानी टोटल प्रतिरोध होता है 1 बाई आर, यानी टोटल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वो सभी शाखाओं के प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर है। बात क्लियर है। यहाँ पर नोट क्या है, नोट याद रखने वाली बात क्या है कि समानांतर में बराबर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, R1 जो है ये R2 के हो, R3 के हो, R4 के हो, ठीक है, R4 के हो, यानी RN के बराबर हो। यानी जितने भी प्रतिरोध आपके यहाँ पे लगाए गए हैं, जो भी रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, ये सब आपस में बराबर हों। तो अगर सभी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर हो और हम कुल प्रतिरोध को R से डिनोट करें, कुल प्रतिरोध को R से डिनोट करें, तो यहां पर जो आपका निकल के आएगा परिणामी R, ये हो जाता है आपका R बाई N, R बाई N परिणामी प्रतिरोध हो जाता है। कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये आपका 100 ओम हो, ये 100 ओम हो, ये भी आपका 100 ओम हो, ये भी आपका 100 ओम हो, ये आपका 100 ओम 100 ओम 100 ओम 100 ओम है, ठीक है। टोटल आपका 100 ओम है, ये सब बराबर है ना। अब यहां पर अगर हमें R निकालना रहे,
तो कुल आर क्या है, हर एक का 100 ओम है, यानी स्मॉल आर क्या है, 100 है, यानी 100 हो जाएगा। बटे कितने लगे हुए हैं, ये आपका 4 लगे हुए हैं, यहाँ पे आप 4 कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर हम भाग करके देखें तो आपका हो जाएगा 4 दुआएं 8 और 4 पंजे 20 ओम। ठीक है, परिणामी जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 20 ओम होगा। कैसे, पुष्टि कर लेते हैं। ये आपका 1/R जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 यही आपका होता है। तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, इसका लसा आएगा 100, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 4/100। काट देंगे 25 हो जाएगा, यानी 1/R इक्वल आपका आ गया 1/25, यानी R इक्वल आ गया 25 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस इसके 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 सभी बराबर हों तो परिणामी रेजिस्टेंस जो होगा वह आपका किसी एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को टोटल जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी भाग दे दे तो आपका परिणामी रेजिस्टेंस इसका निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। यानी समानांतर पथ जो आपका है डीसी परिपथ, इसके कुछ हम जो है अनुप्रयोग देख लेते हैं। क्या होता है आप जान ही रहे हैं, घरों में जो प्रयुक्त बिजली होती है, ठीक है, उसमें अगर हम इसका प्रयोग करें, ज्यादातर घर में जो है आपके घरों में जो प्रयुक्त होता है, चाहे लाइट आप यूज करें, टीवी लगाएं, पंखा लगाएं या जो भी लगाते हैं, समानांतर क्रम में ही लगाते हैं। फायदा क्या होता है, कोई एक खंड अगर प्रभावित होता है तो सिर्फ वही खंड बंद होता है, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या हो जाता है, दूसरा इसमें जो है सभी को वोल्टेज बराबर मिलेगा। ठीक है, सभी को वोल्टेज जो है यानी सबका विभवांतर जो है वो आपका बराबर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप टीवी में भी देख सकते हैं। यानी टीवी के अगर पिक्चर ट्यूब खराब भी हो जाती है तो भी ऑडियो आती रहती। क्यों, पिक्चर ट्यूब की सर्किट और ऑडियो की सर्किट में समानांतर का संबंध है। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग है, यानी कि इसके अनुप्रयोग हैं। तो ये आपका जो है डीसी सर्किट से संबंधित समानांतर संयोजन रहा।